ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਕਵੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਸੁਮਿਤ ਦਈਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ हैं और ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ और लगभग 5 किताबां इन्हां ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ और ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ हैं। ਦਈਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ क्या कहना चाहते हो इस ਜਿਹੜੀ इस समय ਜਿਹੜੀ मौजूदा चल रही है? नमस्कार सुरेंद्र जी, सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल सही कहा सर आपने। पंजाब में रहने के कारण मेरे कुछ निजी अनुभव भी हैं और सरकार की कार्यशैली से मैं आपको वाकिफ कराऊं। उससे पहले मैं एक अखबार दिखाना चाहता हूं। ये अखबार है 28 जुलाई का। 28 जुलाई के अखबार में फ्रंट पेज पर, राष्ट्रीय अखबार है ये, नेशनल अखबार, इसमें खबर छपी कि खुद कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं उन्होंने कहा कि इस समय 20 से ज्यादा संगठन पंजाब में कहीं ना कहीं सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, सफाई कर्मी हैं, लाइनमैन हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग हैं और सफाई कर्मी हैं और ये अपना तहसील के कर्मचारी हैं, तहसील कर्मचारी। 20 से अधिक संगठन, ऐसा आज तक किसी स्टेट में नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में कोई भी वर्ग, तबका, समुदाय, आप ये नहीं कह सकते सर कि इस समय पंजाब में संतुष्ट है। बिजली की समस्या इस लेवल पे बदहाल है। बिजली की समस्या, मैंने आज तक कभी किसी स्टेट का उदाहरण नहीं है कि किसी ने कमर्शियल बिजली सप्लाई को बंद करके घरेलू बिजली दी हो, या किसी ने, कोई स्टेट आज तक भारत में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि एक हाथ से रोटी छीन के दूसरे हाथ में रोटी पकड़ाने जैसी बात है ये। आप बिजली दे रहे हो, घरेलू बिजली बहाल कर रहे हो, आपको हफ्ते में 5 दिन अपनी कमर्शियल बिजली बंद करनी पड़ी है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में उद्योगों का यहाँ से पलायन हुआ है पंजाब से। बिजली की समस्या इतनी ज्यादा है सर कि आज 4.5 साल के बाद इनको ये याद आया कि बिजली के 17 करार ऐसे थे जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, उन करारों का रिव्यू कर रहे हैं, उनको रद्द किया जाएगा, ये अब घोषणाएं हुई हैं। जो कांग्रेस का हाई कमान है उन्होंने 18 सूत्रीय कार्यक्रम बना के भेजा हुआ है कांग्रेस के हाई कमान में, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक उन्माद और धार्मिक उन्माद से प्रेरित मुद्दे उन्होंने डाले हैं। इसके अलावा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन और नशा यहाँ के मुद्दे हमेशा से रहे हैं। जब ये सरकार बनी थी, उस सरकार के बनने से पहले पिछले कार्यकाल में जब ये वोट मांग रहे थे तो गुटखा साहब पर कसम खा के आज के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने ये कहा था कि मैं बेअदबी और नशा, इन दोनों मतलब जो है ना उसको गुनहगारों को मैं सजा दूंगा और मैं इनसे मतलब जो है ना इस स्टेट से नशे का कलंक खत्म कर दूंगा। लेकिन पूरे 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान ये खबरें लगातार आती रही कि इतने लोग मतलब है ना जहरीली शराब पीने से फलाने जिले में मरे। पूरे 4.5 साल के दौरान ये खबरें लगातार आती रही। जो SIT दिखावे के लिए नशे पे गठित की गई थी, उस SIT की परफॉर्मेंस भी कोई ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस रही थी। इसके अलावा बेअदबी के मुद्दे की तो आप सच्चाई जानते हैं, खुद इनके नवनिर्वाचित प्रधान ये कह रहे हैं कि बेअदबी का इशू है, बिजली का इशू है और जो संगठन असंतुष्ट संगठन है उनको सुना नहीं जा रहा है, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है। छठे वेतन आयोग से भी लोग संतुष्ट नहीं है पूरी तरीके से, वो अभी कागजों पर लागू है, लोगों के खातों में छठा वेतन आयोग नहीं आया है। इसके अलावा अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो पानी की समस्या, SYL नहर का पानी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, वो आदेश पंजाब सरकार ने पारित नहीं किया। वो आदेश यूं का यूं ठंडे बस्ते में पड़ा है। पानी जो है 150 फुट से लगभग पंजाब के सभी इलाकों में 600 फुट तक जा चुका है। ये राजनीतिक गणित बिठाते हैं, ये माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्र से अपने कार्यकारी प्रधानों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए 4.5 साल में बुनियादी तौर पे कोई काम नहीं हुआ।
इसके अलावा अगर आप शिक्षा का मुद्दा देखें, शिक्षा के मुद्दे में कल का अखबार में आपको दिखाऊं तो कल ये केंद्र की सिफारिश है कि सीबीआई ने पोस्ट मैट्रिक घोटाले की कमान संभाली हुई है। कल के अखबार में राष्ट्रीय अखबार है, शिक्षा के मुद्दे में जो छात्रवृत्ति घोटाला, जो स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है, वो पूरी मतलब बड़े लेवल पे इशू के तौर पे हाईलाइट हुआ है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। स्वास्थ्य का आप मुद्दा लें, 16,000 से ज्यादा पंजाबियों की डेथ होगी है कोरोना काल में। वैक्सीन को प्राइवेट तौर पर बेचा जा रहा है, जिसकी कड़ी निंदा इस पूरे देश में हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन को बेचने की। जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ये कहा था कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये अड्डा बन चुके हैं कि आपातकाल में मानव संसाधन को इस्तेमाल करने का अड्डा सुप्रीम कोर्ट ने इनको करार दिया था प्राइवेट हॉस्पिटलों में, उस पर लगाम कसने की पंजाब में कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई। 16,000 से ज्यादा डेथ होगी। और सबसे गंभीर बात अब मैं आपको बताऊं कि जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जो बेअदबी का इशू है, उसको लटका के रखा गया। क्या 4.5 साल में एक निष्पक्ष जांच, और वो तो लंबा हो जाएगा कि जिस प्रकार से इनकी जांचें हुई, उसकी क्या रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पे हाई कोर्ट ने क्या कहा, उसके बाद दूसरी कमेटी पे कमेटी गठित की गई। तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए, मुद्दों को लटकाने के लिए, ताकि अगले इलेक्शन में भी उन मुद्दों को जिंदा रखा जा सके। और कानून व्यवस्था की तो इतनी लचर कंडीशन है लॉ एंड ऑर्डर की, तो कि जो यहाँ पर राजनीतिक हिंसा है, राजनीतिक दूसरे पार्टियों, विपक्षी पार्टियों पर जो हमले हो रहे हैं, मतलब एक राजनीतिक द्वेष है, एक राजनीतिक हिंसा इस किस्म से की जा रही है कि कोई भी विपक्षी नेता खुल के अपनी बात नहीं कह सकता, कोई मतलब अपने संगठन से नहीं मिल सकता, कहीं पर कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं कर सकता, उनकी गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, उनकी जान खतरे में होती है, बड़ी मुश्किल से उनको पुलिस या कार्यकर्ता उन्हीं की पार्टी के वहां से निकालते हैं। आपका कहने का मतलब है, जो मैं पूछ रहा हूँ, ये जी इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है पंजाब में, जी जिसमें हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसकी जी क्या कमी है क्या? जी, बहुत हद तक, बल्कि मैं ये कहूंगा कि सुरक्षा के मद्देनजर ही मतलब ऐसा हुआ है, या सुरक्षा के संदर्भ में ही बहुत हद तक घरेलू और औद्योगिक दोनों ही किस्म के लोगों ने यहाँ से पलायन किया है। पलायन वैसे हमेशा से आप जानते हैं पंजाब का मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और पलायन। जैसे कुछ स्टेटों से लेबर आके यहाँ पर काम करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से मतलब लेबर जाती है, या जिस किस्म से मतलब वो बेरोजगार जो नौजवान है, असंतुष्ट जो नौजवान है, वो दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, उनको जाना पड़ता है, आप रोजगार देने में सक्षम नहीं है, आपने उनको अंतरराष्ट्रीय लेबर बना दिया है। जैसे वहां बाहर स्टेटों से यहाँ लेबर आती है, यहाँ के लोग काम करने जाते हैं। अगर पंजाब सक्षम तौर पर अपना रोजगार नौजवानों को दे सके, नशे से पीछा छुड़वा के, तो क्यों कोई अपने घर परिवार को छोड़ के और पलायन करेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी असफल पार्टी रणनीतिकार ढूंढती है। आज प्रशांत किशोर विधायकों से रिव्यू मीटिंग करते हैं, वो उनसे बैकअप लेते हैं। प्रशांत किशोर को मंत्री का रैंक दिया हुआ है, प्रशांत किशोर ही मीटिंग्स और रिव्यूज करते हैं। यानी कोई भी असंतुष्ट पार्टी, या कोई भी मतलब जो है ना, जो पार्टी जो ये समझती है कि हम यहाँ पर पावर में नहीं आ पाएंगे, उनको जरूरत पड़ती है रणनीतिकार ढूंढने की। मतलब आप, एक जो अभी चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, पंजाब एक सीमावर्ती स्टेट है, पाकिस्तान के साथ लगता है काफी बॉर्डर अपना, आपको पता है। कोरोना काल आया, तो इस स्थिति में पंजाब की जो भूमिका, उसको आप कैसा देखते हैं? सिंदर जी, मैं एक बात रखूं, आज जब ये किसान आंदोलन दिल्ली नहीं पहुंचा था, दिल्ली के बॉर्डर्स पर नहीं था, उससे पहले ये पंजाब में था। पंजाब में लगभग लगभग 2 से ढाई महीने तक, 70 से 80 दिन तक, यूं लगा लो कि यहाँ की पटड़ियां और यहाँ की पूरी रेलवे को बंधक बना के रख दिया गया, यहाँ की सड़कों को बंधक बना के रख दिया। अखबारों में रोज खबरें आती थी कि 5 दिन का कोयला बचा है, 4 दिन का कोयला बचा है, 3 दिन का कोयला बचा है। ये खबरें, अखबार इस बात के गवाह, रोज खबरें आती थी, क्योंकि पटड़ियां बंधक थी और कोयले से भरी ट्रेनें यहाँ के बिजली संयंत्र नहीं पहुंच पाती थी। तो ये व्यवस्था, ये चीज थी। पूरी एक स्टेट, और स्टेट को शय मिली उस स्टेट की सरकार से। जब सरकार किसी स्टेट को शय देगी, जब सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त खुद ही कर देगी, कोई भी स्टेट, चंद्र जी, कि हम यहाँ पर अच्छे काम करें, हम अपने साधन बढ़ाएं इनकम के,
जिस स्टेट में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो, वहां पर महिलाओं का रोडवेज में फ्री कर दिया गया जाना, वहां पर पटरियों को 2.5 महीने तक हाईजैक करके रखा गया, उनके संयंत्र कोयले से खाली हो गए। इस पंजाब में 3 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनका पंजाब रोडवेज में सफर फ्री है। क्या वो सारी की सारी अक्षम है आर्थिक तौर पे जिनका सफर फ्री कर दिया गया? आपका कहने का मतलब है इस जो पिछले 3, 4, 6, 8 महीने का समय आप बता रहे हो, ये दोनों परिस्थिति होने के कारण, कोरोना होने के कारण और किसान आंदोलन चलने के कारण पंजाब का जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पंजाब का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है और इनकम के सोर्स घटते जा रहे हैं। अगर मैं मोटे तौर पे कहूं तो बिजली, पेट्रोल और शराब, इन पर जो भारी कर लगाया गया है, उस कर के माध्यम से मुलाजिमों की तनख्वाह निकल पा रही है। ये बिल्कुल खुले में और चौड़े में पंजाब में ये बात है। पंजाब में बिजली सबसे महंगी है, जबकि पंजाब बिजली पे सब्सिडी भी देता है। पंजाब में बिजली फिर भी सबसे महंगी है और तब भी मिलती नहीं है। 24-24 घंटे, 35-35 घंटे के कट लगते हैं। और इसमें भी जो सबसे बड़ा पंच है वो ये है कि जिन तबकों में या जिन हलकों में कांग्रेस हारी है, वहां पे बिजली कट और ज्यादा लग रहे हैं। जहां पे जिन हलकों में कांग्रेस जीती है, वहां व्यवस्था को फिर भी दुरुस्तियां बहाल करने की कोशिश करी गई है। लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकारें नहीं है, जहां मतलब कांग्रेस के विधायक नहीं है, जहां कांग्रेस हारी है जिन हलकों में, उस जनता को या वहां की जनता को सजा के तौर पे बिजली कटों को भुगतना पड़ रहा है। इस समय इस कदर पेचीदा हालात हैं। अच्छा, जो आप पंजाब में पिछले समय में देखा, जो अभी 15-20 दिन के बीच में घटनाएं हुई हैं, भी कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ एक और जो नवजोत सिद्धू को बैठा दिया गया, जो क्रिकेटर है, तो अध्यक्ष के नाते उस ऐसी परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं भी इनका ये जो कांग्रेस का ये ड्रामा है, या ये कांग्रेस अपनी कमी को छुपाने के लिए कर रही है, या इसको लगता है भी हमें पब्लिक को एक बार फिर हम क्या मैसेज दे पाएंगे? इसके बारे में आपका क्या आकलन है? सुरेंद्र जी, इस बात के दो पहलू हैं। मुझे एक पहले एक प्रसंग याद आता है कि कांग्रेस का हरियाणा में बहुमत आया था और भजन लाल जी को सम्मानजनक विदाई नहीं दी गई थी और हुड्डा जी को सीएम बना दिया गया था। ये मुझे सेम हालात लगते हैं। बस बात ये है कि उनका सरकार चुनाव के बाद बहुमत आने के बाद वो हालात बने थे, यहाँ वो हालात पहले ही बन गए हैं। वैसे तो मोटे तौर पे बताऊं तो कांग्रेस कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां कांग्रेस बटी हुई ना हो। हरियाणा में 6 कांग्रेस हैं। हुड्डा कांग्रेस है, कुमारी शैलजा कांग्रेस है, तंवर कांग्रेस है, सुरजेवाला कांग्रेस है, किरण चौधरी कांग्रेस है। हरियाणा में 5 या 6 कांग्रेस हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 या 3 कांग्रेस है। उत्तराखंड, हिमाचल में भी कांग्रेस बटी हुई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस बटी हुई है। असंतुष्ट कार्यकर्ता है, असंतुष्ट नेता है, भारी विरोध है। बिठा दिया गया, चलो ठीक है, बिठा दिया गया, क्योंकि एक चेहरा स्थापित करना है कांग्रेस को कैप्टन साहब के बाद, जो कि वो 80 साल के होने जा रहे हैं। तो एक चेहरा स्थापित करना है और एक सम्मानजनक विदाई देनी है। सम्मानजनक विदाई देने की हालांकि कांग्रेस में अध्यक्षों को परंपरा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और क्षेत्रीय अध्यक्षों तक, प्रांतीय अध्यक्षों तक सम्मानजनक विदाई देने की उनमें परंपरा नहीं है। फिर भी एक उनको ये कर दिया गया है कि अब आपका समय पूरा हो गया है, मार्गदर्शन मंडल को संभालो जाके। तो ये मोटे तौर पे कर दिया गया है। मुझे ये नहीं लगता कि इससे चेहरा बदलने से कोई मतलब बहुत भारी मुद्दे बदलेंगे या कोई मतलब बहुत भारी व्यवस्था परिवर्तन आ जाएगा या कोई बहुत भारी वो होगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि जो असंतुष्ट इस समय मतलब जो तबका है पूरा का पूरा, मतलब सारी जनता, चाहे किसान हो, चाहे कमेरा वर्ग हो, चाहे यहाँ के मतलब यूथ हो, चाहे सभी असंतुष्ट हैं। चेहरा बदलने से बिल्कुल ये नहीं होगा कि मतलब इनका दोबारा से पूर्ण बहुमत आ जाएगा। मुझे ये नहीं लगता। एक अभी हमने देखा पंजाब का, जे ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ बड़े छोटे होने 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ। क्या पिछले कुछ समय तो फिर ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ऐसा कोई षड्यंत्र चल रहा है या कोई ऐसी योजना चल रही है, कुछ ऐसा लगता ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो सुरेंद्र जी, मैं ये मानता हूँ कि पंजाब में काफी अरसे से 4 मुद्दे पेंडिंग हुआ करते थे। 4 मुद्दे थे पंजाब में, जिसमें से मतलब 3 तो मुद्दे लंबे थे। एक मुद्दा मतलब ये था कि जो अभी रिसेंटली डेवलप हुआ था। चारों मुद्दों को सुलझाने पे केंद्र सरकार ने काफी ध्यान दिया है। ध्यान नहीं दिया, सुलझा ही दिए हैं। करतारपुर कॉरिडोर नंबर 1, करतारपुर कॉरिडोर
पूरे पंजाब की, इवन पाकिस्तानी पंजाब की भी भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी। करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया, युद्ध स्तर पे उसको खोलने का काम हुआ था। नंबर 2, जो आतंकवाद के समय काली सूची बनी थी ब्लैक लिस्ट, उससे बहुत सारे सिखों का नाम केंद्र सरकार ने हटाया, उनका इतना एक्टिव रोल नहीं था। ठीक है, इसकी मांग बहुत लंबी थी पंजाबियों में। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि जो 1984 सिख विरोधी दंगे थे, उनके गुनहगार आज जेल में हैं। ये काम भी केंद्र सरकार के समय में ही हुआ था। इसके अलावा चौथी चीज ये है कि बहुत मतलब लार्ज स्केल पे, इवन पूरे इंटरनेशनल स्केल पे मांग उठी थी कि जीएसटी से मुक्त लंगर को कर मुक्त किया जाए। वो भी केंद्र सरकार ने लंगर को मुक्त कर दिया, कर मुक्त हो गया है लंगर, पूरे देश में कर मुक्त है। तो मुख्य तौर पे जो मांगे थी आतंकवाद से रिलेटेड या उससे रिलेटेड, ये सारी मांगे मान ली गई। आपकी बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये प्रयास जरूर हुआ है कि पंजाबियत को धूमिल किया जाए, खालिस्तान की मांग को दोबारा उभारने का प्रयास भी हुआ है। और ये खाली ये कोई 12-15 साल का समय आप इसमें नहीं ले सकते, ये कंटिन्यूटी है। ठीक है, इस सरकार के प्रयासों से और मतलब केंद्र सरकार के, और जो मतलब दबाव डाला अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी, और इसमें पंजाब सरकार भी है, पंजाब सरकार ने भी इसमें प्रयास किए कि ये जो रेफरेंडम 2020 को खत्म कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और मैं ये कहूंगा कि मैं सहमत हूं इस बात से आपकी कि कहीं ना कहीं ये प्रयास हुए हैं, लेकिन इन प्रयासों को दोनों सरकारों में, इसमें केंद्र और पंजाब सरकार ने भी प्रयास किए और इसको सिरे से धूमिल कर दिया गया। और अब मेरे हिसाब से बॉर्डर स्टेट भले ही है, लेकिन आतंकवाद का वो दौर वापस कभी नहीं लौट पाएगा। हाँ, पंजाबियत पर खतरा जरूर है, उसके विषय में हमें जरूर सोचना चाहिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे अपने नौजवानों को कैसे बचाएं। ਸਾਡਾ ਸੁਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸੁਮੀਤ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੁਮੀਤ जी ने ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का। जय हिंद, जय हिंद।